Hi guys, how's everyone? Welcome to another episode of What's Your Kryptonite. Today with me is an incredible individual, someone who's a true maestro of classical music, Nafees Ahmed. Nafees Ahmed Khan is a gifted sitarist and son of the legendary Ustad Fateh Ali Khan. Nafees Ahmed has dedicated his life to preserving and sharing the beauty of classical music. He has also performed globally and has garnered audiences everywhere. Along with that, he has been the head of the music department at Napa for over 17 years, where he's been a mentor and an individual who's helped shape the future of music in Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। I think I would want to start with wanting to know कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरे बारे में आपने तो काफ़ी कुछ पहले ही बता दिया। मैं एक ऐसा शौकीन आदमी हूँ मौसीकी के बारे में, यूँ समझ लें कि मेरा ये सिर्फ पैशन नहीं है, मेरी मस्ती है ये, आप यूँ समझ लें। और मुझे अच्छा लगता है म्यूज़िक करना बहुत, और दोस्त बनाना अच्छा लगता है, और कुछ ऐसे दोस्त जो अच्छे नहीं होते उनसे दोस्ती ख़त्म करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो बड़ा चूज़ी भी हूँ, बट बहुत इस मामले में बहुत ही मेरे जो फैसले होते हैं डिसकंटिन्यू करने के फ्रेंडशिप, वो बड़े सेटल होता है, वो बड़े परमानेंट होता है। तो आपने जब डिसाइड किया कि आपने मौसीकी की तरफ एक्चुअली एक करियर इस्टेब्लिश करना है, दैट्स नॉट ऑलवेज द ईजीएस्ट थिंग, राइट? फैमिली की तरफ से भी रेजिस्टेंस आती है, सोसाइटी की तरफ से भी, और जनरल नैरेटिव्स होते हैं जो लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कुछ हमारे प्रोफेशंस होंगे जो हम चूज़ करेंगे बिकॉज दैट विल मेक थिंग्स ईजियर, या बस वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो उनको आपने किस तरह डील किया, बिकॉज दैट्स अ ह्यूज चैलेंज? अच्छा, एक तो ये एज अ कैरियर मैं इतनी कम उम्र में मैंने शुरू किया था कि उस वक्त कोई भी इंसान उस एज में इतने बड़े बड़े गोल्स लेके कोई काम शुरू नहीं करता। ये बिल्कुल एक बच्चों वाला फैसला था, और लेकिन उस तरह से बच्चों वाला फैसला भी नहीं था। मेरे बड़े शौक़ से और बहुत मतलब मैं पैशन से कुछ ज़्यादा था, मैं बिल्कुल इन्वॉल्व था, बहुत म्यूज़िक सीखने में बहुत सीरियस था। मुझे ये नहीं पता क्यों था। मेरी एज थी उस वक्त कुछ बिटवीन 7 to 8, मे बी 7.5 और मे बी समथिंग लाइक दैट। तो उस एज में क्या भला मैं सोचूंगा मुझे कैरियर म्यूज़िक में बनाना है या नहीं। मुझे एक सितार, क्योंकि मेरे वालिद साहब सितार बजाते थे, तो वो बहुत फैसिनेट करता था मुझे सितार उनका सुन के, और मुझे लगता था कि मुझे भी आ जाएगी किसी तरह। और फैमिली की तरफ से ऐसा कोई उस तरह का रेजिस्टेंस नहीं मिला मुझे कि उन्होंने कहा हो कि जी नहीं ये तो वो गलत काम है और इसे मत करो। और लेकिन शुरू में जब मैंने ज़िद की ना अपने वाले साहब से, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं बताना, तुम्हें नहीं बताना, या तुम कुछ और, सारे बच्चे कुछ और करो, कोई पढ़ो बड़ो, और ये सब म्यूज़िक कोई नहीं सीखेगा। मैं पहला अपनी फैमिली में पहला, आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू इनफैक्ट थिंक ऑफ लर्निंग म्यूज़िक। तो वो उन्होंने कहा नहीं सीखना, मैंने नहीं सिखाना। तो मैंने ज़िद की बहुत, और उनको मजबूर किया। फिर कुछ बुज़ुर्ग जिनकी वो भी इज्जत करते थे, और हमारे तो वो ख़ानदान में जो उनसे भी बड़े थे, उनकी मैंने मिन्नत की। वो किसी वजह से घर आए थे, तो उन्होंने कहीं उनको मजबूर किया, तो उन्होंने कहा चलो। फिर उन्होंने मुझे डराया बहुत कि अगर तुमने ये सीखना है तो फिर ऐसा नहीं कि तुम 6 महीने बाद छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। अच्छा, ओके। तो इस तरह से उन्होंने ज़रूर रेजिस्ट किया कि भाई अगर तो सीखना है तो फिर इंसान के बच्चों की तरह सीखना, राइट। और क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो तो फिर तुम्हें ये बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा, राइट। और अगर नहीं पूरी बीच में छोड़ना है तो अभी छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है इस मुसीबत में पढ़ने की, पढ़ो और कोई काम करना, और बस। तो मैं बच्चों की तरह कहता रहा मैं सीखूंगा। फिर उन्होंने डराया मुझे कि
अगर तुम रियाज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे जी तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। तो मैंने कहा जी राइट कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं तुम्हें अगर नहीं करोगे मतलब पंखे से उल्टा टांग दूंगा, इस तरह की राइट मतलब बच्चों को जी जैसे डराते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप। बाद में मुझे ये ख्याल भी आया कि ये बिकॉज आप जब इतनी सीरियस सुपरविजन में और एक बहुत टाइट स्केड्यूल और एक आंख किसी बंदे ने मुसलसल आप पे रखी हुई है कि अब इसने इतनी प्रैक्टिस की है कि नहीं, उतनी की है कि नहीं, और ये चीज़ पूरी तरह से हुई है कि नहीं, वो चीज़ हुई है कि नहीं, तो वो फिर थोड़ा सा आप फील करते हैं कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये आपने हाँ किसी पॉइंट पे फील किया हाँ था? हाँ बिल्कुल भाई, शुरू के कुछ जो वो जब वो भूत उतर गया शौक का, जी तो फिर पता चला ये तो एक ये ज़्यादा मेरा ख्याल है मेरी मेरी सोच से ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ है ये। राइट वो एक फेज़ मेरा ख्याल है जो होता है एक बिगिनिंग का, आपको पता नहीं होता कौन सी चीज़ कितनी इंटेंसिटी की है और या मे बी कितनी ताकत चाहिए उसको सीखने और उसको कवर करने के लिए। जी वो जैसे जैसे आपको पता चलता है वो फिर आपको मुश्किल या मुसीबत लगती है कि यार ये तो मेरे में तो इतनी अभी, या मैं इतना तो टाइम नहीं देना चाहता था इसको। तो आपने कभी ये फील किया था कि देयर इज सो मच प्रेशर बिकॉज एक फैमिली लेगेसी भी है ऑलरेडी, राइट? योर फादर वो ऑलरेडी एक लेगेसी लेकर चल रहे थे एज फार एज म्यूज़िक वाज कंसर्न्ड। तो वंस जो आप कह रहे हैं लाइक वो शौक उतर गया या वो जो मोटिवेशन थोड़ी सी डिरेल हो गई या कम हो गई, तब आपने भी कह फील सकते हैं। किया? मुझे ये था कि ज़्यादा डिमांडिंग है, मतलब मेरे वाले साहब जो वो उनका शायद गोल मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कि भाई अच्छा हाँ कि ओके अब इसको यहाँ तो होना ही चाहिए। जी तो मैं शायद इतना नहीं सोच रहा था, मेरा ख्याल था कि बस 2-4 धुने उन्हें बजा के अपने दोस्तों में स्कूल में इधर उधर जी वो थोड़ी शोशा बन जाएगी। तो वो उससे उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि भाई अब, और फिर उन्होंने शुरू में मुझे कहा था कि अगर ये सीखोगे तो ये तुम्हें जिम्मेदारी से सीखना पड़ेगा, मैं तुम्हें बीच में नहीं छोड़ने दूंगा। तो आपने ये किस पॉइंट पे फील किया कि आई नीड टू प्रूव माई वर्थ नाउ, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रेशर तो फिर बिल्डअप हो चुका था, राइट? अच्छा, ये इस वाले फेज से जब मैं गुजरा ना, जी जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, वो मेरे ख्याल है सारे आर्टिस्टों के लिए शायद होता होगा। और इतना को कंटिन्यूस एक आप किसी आर्टिफिशियल वर्ल्ड में नहीं रह नहीं बिल्कुल सकते। तो वो जो ये टफ वाला फेज था कि जिसमें मुझे लगा यार ये तो बोरिंग भी है, और वो एक चीज़ को हज़ारों दफ़ा रिपीट करना वाइल बिल्कुल यू प्रैक्टिसिंग, जी आपको एक ख़ास पोजीशन अपनी पूरी तरह से वो एक तरह से इस्टेब्लिश करनी है, वो कंट्रोल आपको पूरी तरह से अपने हाथ में लाना है, या इधर का या इस लेफ़्ट का या राइट हैंड का। तो वो जब तक अचीव या वहाँ तक हम उस पार पे नहीं पहुँचते थे तो वो अप्रूवल नहीं मिलता था कि हाँ ठीक है अब कुछ और करेंगे। हाँ ओके और ये सुनने में बहुत टफ लगता है, बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन उस दौरान क्योंकि मैं इससे गुजर रहा था तो मुझे बहुत शुरू में ये एक परेशानी हुई कि यार ये तो एक ही चीज़ मतलब 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने। अच्छा राइट, वो मोनोटोनस, वो प्रेशर, वो वो जाहिर है, और लेकिन right. उनकी तरफ से ये होता था कि अभी तक इससे आगे नहीं जाना, ये जब तक इस तरह का Perfection नहीं needs to होगा, be इस तरह there, का नहीं होगा तो right. आगे नहीं चलना। तो वो फिर बोरियत लगती थी और बुरा भी लगता था। बट जैसे वो गुजर गया फेज, जी फिर शायद वो जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था शुरू में बिगनिंग वाला, फिर वो कहीं ना कहीं पैसिफाई होना शुरू हुआ। Okay, बिकॉज वो fine. थोड़ा सा हाथ चलने लगा और वो कहीं जाके उसको कुछ सेटिस्फैक्शन होने लगी खुद को, जी फिर मुझे मज़ा आने लगा। अच्छा ओके, हाँ, देन यू सीखने एंजॉयड में, इट। हाँ। तो व्हाट अबाउट योर फर्स्ट शो? अगर मैं इंडस्ट्री में इफ आई टॉक अबाउट योर एंट्री, फर्स्ट शो या वो जो फर्स्ट टाइम यू कुड परफॉर्म, शो तो मैं नहीं बोलूँगी फिर, वो जो फर्स्ट टाइम यू कुड परफॉर्म। हाँ, मैंने अगेन कोई 6-7 महीने के बाद जी पीटीवी पे एक बच्चों का प्रोग्राम होता था, मुझे अच्छी तरह याद है। जी
उसमें अच्छा उस वक्त पीटीवी वाज द ओनली चैनल। राइट। वो एक दफ़ा कोई पीटीवी पे अगर कोई गमला भी आ जाता था ना जी। तो उस गमले की बड़ी मशहूरी हो जाती थी, लोग वैसे गमले बनाने लग जाते थे अपने घर में। वो पीटीवी एक बड़ी एक कोई, और फिर किसी अखबार में अगर नाम भी लिखा हुआ है तो लोग कटिंग रख लेते थे जी अखबार की बिल्कुल कि जी। ये मेरा नाम लिखा, लोगों को लिखाते थे। उस दौर में पीटीवी पे आपको अपीयरेंस मिल जाए और आप एक प्रोग्राम में नेशनल किसी प्रोग्राम, बच्चों का प्रोग्राम था, उसमें मुझे बुलाया गया, मैं गया, मुझे सुना गया, ऑडिशन हुआ और फिर वो बड़ा जी। बड़ी खुशी से मुझे रख लिया गया। उसमें मैंने उस वक्त का इमोशन क्या था लाइक एट मुझे दैट पता नहीं था टाइम? कुछ, अच्छा। कुछ पता नहीं था कि ये वो ऐसे था मुझे कि पीटीवी पता नहीं क्या है, मतलब मुझे नहीं मालूम था कि ये वो वाला डब्बा है जिसमें हमारे घर में आते हैं सारे और हम देखते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये राइट। जो स्टेशन है यहाँ पे जो मैं करूँगा वो फिर एक आध दिन के बाद या 2 दिन के बाद ये एयर होगा हाँ और और पीपल सारे विल सी देखेंगे इट। और मैं फिर जनाब एग्जैक्टली जी। स्कूल में और मोहल्ले में बड़ा हीरो बन जाऊँगा मैं। जी। तो वो एक प्रोग्राम किया था मैंने और कुछ 6-7 महीने हुए थे मैंने सितार सीखे हुए, जी। और उस बच्चों के प्रोग्राम में मैंने बजाया। तो वो जब एयर हुआ और तब उसके बाद एक जो हलचल मचती है या जो वो नहीं चीज़। मोहल्ले में तो जाहिर है मेरे दोस्तों में, और उन्होंने तो एकदम से थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है ना ट्रीटमेंट बंदा। आपको मिलने हाँ, लगी जी। मतलब ये तो टीवी में आता है। और तो उसमें हाउ एक वाज द एंट्री टुवर्ड्स द इंडस्ट्री? हाँ ये एक इंटरेस्टिंग बात है। वो मैंने जो मुझे जो याद है अच्छी तरह से, मैंने सबसे पहला प्रोग्राम एक फॉर्मल सेटअप का यूं समझ लें जी। वो किया था। तुफैल नियाजी साहब एक बहुत बड़े गायक थे हमारे यहाँ के, जी। और बड़े टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट म्यूजिकली स्पीकिंग, राइट। वेरी डिफिकल्ट सिंगर एंड वेरी डिफिकल्ट कंपोजर, वेरी चैलेंजिंग, डिफिकल्ट इन दैट सेंस। म्यूजिकली बहुत उनके काम में बड़े ट्रिक्स होते थे। ओके। जो थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लेवल के म्यूजिशियन के लिए वो चैलेंजिंग होते थे, उनको मुश्किल होती थी वो उसको रिप्रोड्यूस करना या उसको राइट। उनकी बात उनका कहा हुआ कुछ बजाना। तो उनके साथ मेरा ख्याल जहाँ तक है वो मेरे वाले साहब उस प्रोग्राम में थे जी। तो उनको शायद कोई और मसरूफियत थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ मुझे याद है पीटीवी का प्रोग्राम था, वो जब रिहर्सल हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम अभी बैठो सितार लेके जी। और ये थोड़ा बहुत याद कर लो, तो मैं किसी और जगह से होके तो वापस आ जाऊँगा। तो फिर नियाज़ी साहब को कहेंगे कि ये थोड़ा बहुत अभी आपका गुजारा कर लेगा, ऐसे याद करा दें अगर हो जाए तो जी। मैं आज आ जाऊँगा या कल आ जाऊँगा। तो मैं गुम रहता था। अब मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है, मैं तो अगर किसी ने कहीं बिठा दिया है तो मैं हो सकता है 2 दिन वहीं बैठा रहूँ कि मैं आऊँगा अभी तो तुम बैठे रहो। तो मैं खुद से ये सोचता ही नहीं था कि मुझे उठ के कहीं जाना है या मैं घर चला जाऊँ, अब देर हो गई है। तो मैं इस तरह का बड़ा गुमसुम और जी बैठ गया। उन्होंने जो मुझे याद कराया वो मैंने याद कर लिया। तो उनके लिए ये नियाज़ी साहब के लिए बहुत हैरत अंगेज़ बात थी कि यार ये तो 8 साढ़े 8 साल का बच्चा है, तो ये कैसे इतनी जल्दी याद कर रहे। जितने बाकी जितने लोग थे दे वर ऑल सीजन्ड म्यूजिशियन, एक्सपीरियंस्ड और यू नो सीनियर्स एंड मैच्योर, राइट। अच्छी बड़ी एज के, मतलब दादे लोग थे वो सारे अपने अपने घरों में। कोई 60 साल का है, कोई 55 साल का है, कोई 65 साल का है, कोई 45। तो जो मुझसे कहीं ज़्यादा हो गया, उन्होंने याद करा दिया और बड़ा खुश हुए जब मेरे वाले साहब आ गए 2-3 घंटे के बाद। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बता दो क्या याद किया, या उन्होंने कहा कि मैं आ गया हूँ तो चले। तो नियाज़ी साहब ने हमको कहा कि नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है इस बच्चे से, हमारा काम हो गया। अच्छा तो आप ये कर लेगा, आप फिक्र ना करें। राइट। इसने अच्छी तरह याद कर लिया। और दूसरी बात ये थी उस एज में शायद दिमाग तेज़ होता है हर इंसान का, मेमोरी बड़ी अच्छी होती जी। अगले दिन ये हुआ कि वो जो 4-5 पहले ये सिस्टम आप लोगों को नहीं मालूम, वो जो फॉर्मेट होता था, 3-4 दिन 5 दिन रिहर्सल होती थी एक प्रोग्राम की रोज़ाना, सिंगर्स एंड एवरीवन, बिकॉज सब कुछ एक साथ रिकॉर्ड होता था, मल्टी ट्रैक रिकॉर्डर थे नहीं।
तो हर चीज़ कंपोज होती थी और वो सबको याद कराते थे, पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठ के विद द सिंगर्स। अच्छा, राइट। वो 3-4 दिन वो सब प्रैक्टिस, जिसे हम आजकल जैमिंग कहते हैं। बिल्कुल जी, यस। तो वो जैम सेशन होते थे 3-4 दिन बड़े Right. बैठ के, एक एक चीज़ सबको जो जो याद कराई है वो रोज़ाना प्रैक्टिस होती थी। राइट। वो सारे बुजुर्ग लोग जो थे उनको रोज़ाना भूला होता था कि कल क्या बनाया था, कल क्या हुआ था। अच्छा, राइट। मुझे याद होता था, मैं सबको कहता था नहीं नहीं ये नहीं है, टुन 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 आपका ये वाला है। और अगर किसी ने Right. गलत बजाया, नहीं 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 ये नहीं, ये तो वो तुफैल नियाज़ी साहब को लगता था, वो कंपोज़र थे, जी। कि यार ये तो एक एक छोटा टेप रिकॉर्डर हमें मिल गया। अच्छा, because राइट, उससे तो क्योंकि कोई आपको कुछ लिखने भूलता का था नहीं हाँ है। जी। राइट। तो मुझे सब याद होता था, तो वो इस तरह से एकदम, ये था मेरा जो फर्स्ट एंट्री इन द फील्ड, जी। इन द प्रॉपर प्रोफेशनल एरिया। राइट। तो वहाँ से फिर हर जगह ये हो गया, हो यार इसको रख लो, इसको याद भी रहता है, खुद भी याद कर लेता है जल्दी से। ऑलराइट। तो ये मेरी एंट्री थी। तो एंट्री के बाद हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एंट्री के बाद चैलेंजेस भी आते हैं, ट्रायम्फ्स भी आते हैं, अच्छे दिन भी होते हैं, कुछ बुरे दिन भी होते हैं, लोग भी इस तरह के होते हैं। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस देन? चैलेंजेस म्यूजिकली तो कोई चैलेंज कभी मुझे लगा नहीं, मैंने नहीं कभी लगा। सोचा ही नहीं इसके बारे में What कि कोई about चीज़ चैलेंज भी है people? म्यूजिकली। राइट। बाकी फाइनेंशियल या सोशल या वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, वो तो कभी ख़त्म हुए नहीं, स्पेशली म्यूजिशियन के लिए, स्पेशली म्यूजिशियन। ये सोसाइटी का या उसकी वजह से फाइनेंसेस और ये सब, ये तो हमेशा से होता है म्यूज़िक के साथ, और अच्छा, राइट। स्पेशली इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ हमारे मुल्क में होता है। But when you're talking about something like music या art हो गया, यहाँ पे moments of struggle या doubt जब भी आते हैं, they hit a little harder because like I said earlier, ये unconventional routes होते हैं, तो stability का इतना idea नहीं होता। तो जब लोग साथ दे रहे होते हैं या आपका craft साथ दे रहा होता है या वक्त साथ देता है for instance, तो everything is going in a very positive direction and extremely positive। लेकिन जब उसका opposite होता है तो moments of self doubt भी बहुत आते हैं। उन self doubt के moments में what was the headspace, मतलब वो thought process आपका क्या था? ये जैसे मैंने कहा ना, ये इस तरह के सर्कमस्टांसेस तो हमेशा से साथ रहते हैं। Right. वो कोई बात नहीं, कभी आपका कोई बहुत अजीज दोस्त है, वो तो आपको बड़ा आर्टिस्ट समझ सकता है जी। और वो आपको बड़ा एडमायर कर सकता है, बड़ा अप्रिशिएट कर सकता है। मैं अपने काम की ईमानदारी से, मैं जिस ईमानदारी से, जिस सफाई से, ये सफाई इन द सेंस कि भाई मैं कोई बेईमानी नहीं करता। बिल्कुल। मैं इसमें अगर मेहनत की होती है तो मैं मेहनत ही लोगों को बताता हूँ, ये मैंने मेहनत से कि नहीं की होती तो बताया होता है कि नहीं। तो इसमें कोई किसी तरह की झूठ सच बिल्कुल शामिल नहीं है। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जो करता हूँ वो ठीक है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट वो मेरी ज़िंदगी में कई दफ़ा से मुराद चलें 3 या 4 दफ़ा ऐसे टाइम्स आए जी। कि जब हो सकता है 1-2 दिन हमने खाना नहीं खाया। अच्छा, राइट। लेकिन वो हंस के गुजारा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये अच्छा बुरा टाइम दोनों आते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो कभी आपका पेट भरने के लिए आपकी जेब में बहुत कुछ होता है, कभी नहीं होता। तो Right. ये मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। लॉबिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर इंडस्ट्री में होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर में होती है, हर सेक्टर में होती है। तो वो जब आर्ट भी होता है या म्यूज़िक होता है या एंटरटेनमेंट होता है, वहाँ पर भी लॉबिंग होती है। फाइनेंशियल और ये चीज़ें तो अलग होती हैं, लेकिन जब लोग कुछ साथ देते हैं, थिंग्स बिकम ईजियर, या कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइम्स बिकम ईजियर ऑल्सो, क्योंकि हम वी आर सोशल क्रीचर्स, राइट? तो जब कोई साथ दे रहा होता है इन अ गुड टाइम और बैड, लगता है देयर इज सपोर्ट, ख़ास तौर से बैड। तो लॉबिंग को आपने किस तरह टैकल किया इन दिस सेक्टर? मैंने कभी लॉबिंग की नहीं। एंड हाउ डिड दैट पैन आउट? क्योंकि लॉबी का हिस्सा इंसान ना भी हो। लॉबिंग मेरे पास जो मेरा बेस्ट सोर्स है लॉबिंग का, वो मेरी मेहनत है। अच्छा, राइट। उससे मैंने कभी उसके अलावा सोचा नहीं। राइट। और दूसरी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है मेरा, जी। वो है कि आप दूसरे की ज़रूरत बन जाए।
अच्छा, आप right. ऐसा कुछ करें कि दूसरा आप ही के पास हो, वो जो आप कर रहे हैं वो जो दूसरे को चाहिए और किसी से ना होता हो। राइट, इतना तो कैपेबल होना चाहिए इंसान को। राइट, फिर आपको लॉबिंग की ज़रूरत नहीं। मैंने की नहीं, मैंने काम पे ध्यान दिया। राइट, और ऐसा कोई जादू नहीं किया कि मैंने कोई ऐसा सितार बजाया हो कि जिससे चिड़िया जो है वो बंदर बन गया हो और बंदर जो है वो कबूतर बन गया हो। राइट, यही है ना, आप एक इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं और उसके ऊपर कुछ ऐसा सुनाते हैं कि दूसरे पे, ये कुछ इस तरह का कोई साइंटिफिक कांटेक्ट नहीं होता कि आप यहाँ से कोई एक ग्रीन रंग की लाइट जाए और दूसरे आदमी का दिल जो है वो पत्थर की बजाय वो एकदम से गोश्त का बन जाए या गोश्त की बजाय पत्थर का बन जाए। राइट, बिल्कुल। एक आवाज़ है जो आपने प्रोड्यूस करनी है, जो इंटेलेक्चुअली कहीं से आपको रिसीव हो, वो आप आगे पास ऑन करें। ये जो कनेक्शन है या ये जो प्रोसेस है, आपको ये डेवलप करना होता है। और दूसरा, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने झूठ नहीं बोला हुआ ज़िंदगी में या आपने अपने अंदर झूठ नहीं संभाल के रखा हुआ जी, तो सच के अलावा क्या आप दूसरे को दे रहे होंगे और उसमें असर होता है। ये मेरा मतलब ईमान एक बड़ी चीज़ है, चलें, ये मेरा बिलीव है और यही मेरी प्रैक्टिस है और मैं यही करता हूँ। मुझे लॉबिंग की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जहाँ भी गया हूँ दुनिया में, कहीं सितार सुनाने के लिए किसी ने अगर मुझे बुलाया, मैं कभी अपने साथ 2 बंदे भी नहीं लेके गया ऐसे कि जो सामने बैठें और 2 दफ़ा वो ताली बजाएं और बाकी फिर उसको देख के बजाएं। राइट, मैंने कभी नहीं किया। अकेला गया हूँ और और फिर अपने मुंह से मैंने कभी तारीफ भी नहीं की अपनी। इसलिए जहाँ मैं गया हूँ वहाँ से सिवाय इसके कि लोग हैरान हुए हों, अच्छा, राइट, या हैरान होते हैं या वो सुन्न हो जाते हैं। अच्छा, राइट। What about Napa? जब Napa happened and you were there for 17 years over, तो वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ पे स्टार्टिंग आउट, वहाँ का थोड़ा बताइए। हाँ, ये एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था मेरे लिए, बिल्कुल ही। बिकॉज पाकिस्तान में इससे पहले कोई ऐसा म्यूज़िक का एकेडमिक फॉर्मेट मौजूद नहीं था। और मुझे अच्छी तरह याद है पहले दिन जब मुझे फ़ोन आया अरशद महमूद साहब का कि वो ज़िया साहब, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर रहा था बहुत अरसे से, मैंने उनके साथ कुछ 25-26 साल काम करने से मुराद, वो ज़िया साहब पढ़ते थे और मुझे साथ रखते थे कि गाहे गाहे उनको जहाँ जहाँ वो मार्किंग करते थे कि यहाँ पे इस मूड का सितार होना चाहिए, ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी। खैर वो मैं उनके साथ वो एक म्यूज़िक का सपोर्ट उनको देता था सितार के ज़रिए। तो मेरी उनसे बहुत अच्छी याद अल्लाह हो गई थी। तो मुझे फ़ोन आया कि भाई वो आप जल्दी से स्टूडियो आ जाएं, ज़िया साहब आ रहे हैं, उन्होंने कोई ज़रूरी बात करनी है। तो ये पहला दिन था जब मुझे भी और अरशद महमूद साहब को शायद पता चला कि ज़िया साहब कहीं से आ रहे हैं और वहाँ से उनको ये हिदायत मिली है कि आप जल्दी से एक परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूज़िक एकेडमी का उनको मिला था इनिशियली, कि आप शुरू करें। फिर वहाँ एक सिलेबस बना। उन्होंने कहा भी आप सिलेबस बनाए। हमने जो बनाया वो बिल्कुल जैसे होता है, हमें आइडिया ही नहीं था कि हमने शुरू कैसे करना है, क्या करना है। म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ। थिएटर के लोग बहुत ढेर सारे वहाँ पे मौजूद थे। म्यूज़िक में जो भी वहाँ पे करिकुलम बना, जिस तरह से भी वो उसकी निटिंग हुई या वीविंग हुई, जो भी कलेक्शन मैं कर सका, मैंने बहुत और यूनिवर्सिटीज़ के भी करिकुलम देखे, सिलेबस देखे। मेरा एक अपना एक राय थी, ख्याल था कि इसको हमें जैसे एक स्कूल होता है प्रॉपर, क्लासेस हों, रोज़ 3 से 4 घंटे यहाँ पे ट्रेनिंग हो, यहाँ पे लेक्चर्स हों, यहाँ पे प्रेजेंटेशंस हों, यहाँ पे, और स्कूल की तरह से म्यूज़िक यहाँ पे पढ़ाया जाए। स्कूल की तरह से यहाँ पे सेशंस हों और ग्रेडिंग हो, एग्ज़ाम्स हो, रिटन हो, वाइवा हो। पाकिस्तान में सब मौजूद ही नहीं है अभी तक। नहीं है। अभी अगर कहीं आपको कहीं नज़र आएगा तो वो नेपा के बाद लोगों ने इसको कॉपी किया। बिकॉज लोगों ने ये लोगों का ये उस वक्त भी ख्याल था कि यार ये ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। अभी भी मुझे कई ऐसे जो मैं क्या कहूँ उनको,
हमारे यहाँ एक ये भी प्रॉब्लम है, ये एडिशनल एक बात करने लगा हूँ मैं, कि हमें थोड़ा सा म्यूज़िक आता है ना, तो हम उससे ज़्यादा माहिर हो जाते हैं कि जो असल में ये काम करता है, जो प्रैक्टिशनर है जी, हम उससे ज़्यादा माहिर हो जाते हैं और ये कहते हो तो मुझे बता रहे हो। तो हाउ डिड यू हैंडल क्रिटिसिज्म, क्योंकि आप जब हेड कर रहे होते हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को, जब आप तो अपना काम सही कर रहे होते हैं ना, तो क्रिटिसाइज करने वाले का मुंह खुलने से पहले उसके दांत जुड़ जाते हैं। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। राइट राइट। जरूरत नहीं होती किसी की कि यार इससे बात करूंगा तो ये तो, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। राइट। किसी को वो जो लफ्ज़ है ना कि जलील करना, ये बाकायदा लोग करते हैं। दो जुमले ऐसे बोलते हैं आंखें ऊपर करके कि आपको लगता है यार मेरी तो बेइज्जती होगी, और आपकी बेइज्जती दूसरे की हो भी जाती। वो मैंने कभी नहीं किया। लेकिन नालायक बात मैं कभी एग्री नहीं करता, चाहे नैपा में था या उससे पहले भी। मेरे दोस्त बहुत काम है, उसकी वजह ये है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे दोस्त बहुत काम, मैंने शुरू में बताया। हाँ जी, राइट। लेकिन जब दोस्त कम होते हैं तो चैलेंजेस भी थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट? तो वो तो होगा ना, राइट। क्यों नहीं? जब आप बैसाखी नहीं रख रहे तो आपको तो गिरना तो, या थोड़ा सा तो आपको दुश्वारी होगी चलने में। अच्छा, आई वांट टू गो लिटिल बैक। देयर वाज अ पॉइंट अमेरिका में, आई थिंक जब आप यू वर लिविंग ओवर देयर, और उसके बाद अच्छा, फिर अमेरिका वाला जो मामला है ना वो मुझे लगता है हाईलाइट ज़्यादा हो गया। मैं तो बहुत सारे मुल्कों में छोटे छोटे पैसेजेस ऐसे हैं जो मैं रुका हूँ वहाँ पे, और बहुत तकरीबन 30 से 35 मुल्कों में मैंने ट्रैवल किया है, लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है। तो आपको जब फर्स्ट टाइम या एट अ सर्टेन पॉइंट इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलने लगी, उस पॉइंट पे आपको लगा कि यस, जितनी भी जद्दोजहद की या जितने भी चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि चैलेंजेस तो हर फील्ड में होते हैं, लेकिन लाइक आई सेड इस फील्ड में थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि नहीं पता होता आगे का। तो दिस वाज वर्थ इट, क्योंकि ये कोई एक ऐसा मोमेंट या इतने मोमेंट्स थे रिकग्निशन, एक्कोलेड्स, अप्रिसिएशन के, कि यू गो लाइक कि हाँ इसके बाद नहीं, इट वाज वर्थ इट, ये डिसीजन था सही। ये तो मुझे बहुत पहले से एहसास है कि डिसीजन सही था। इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है वो मैंने यूँ समझें कि कोई लेट 80s में मुझे मिलना शुरू हो गई। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे थे और पाकिस्तान के लोगों के दूसरे मुल्कों के साथ हालात भी बहुत अच्छे। अच्छा, राइट। यहाँ मैं रहता था इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद बीइंग द कैपिटल ऑफ द कंट्री, वहाँ पे एम्बेसीज हैं जी, किसी ने, इतनी सारी हैं, हर महीने किसी न किसी एम्बेसी में किसी वीज़ा काउंसलर की, किसी एम्बेसडर की, या तो शादी की सालगिरह है या उनका नेशनल डे है या कुछ, और सितार को वो उससे वाकिफ़ हैं वो पहले से बहुत। तो उनको लगता था कि ये और पिंडी इस्लामाबाद ने मुझे ऐसे लाड भी बहुत कराया, बहुत सर चढ़ाया था मुझे। अच्छा, मैं आपको मौका मिला तो बताऊंगा। इसलिए शायद मैं इस मिजाज का हूँ कि मुझे पिंडी इस्लामाबाद में वो जो कोरे लोग हैं म्यूज़िक के बारे में, उनकी बुरी बात बुरी नहीं लगती। अरे इतने अच्छे और लोग हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पैम्पर करके रखते थे। तो ये एम्बेसीज में कोई कुछ छोटा मोटा भी इवेंट है तो नफीस अहमद को उन्होंने ज़रूर बुला लेना। अच्छा, राइट। वहाँ पे कोई उनका अगर कोई नेशनल डे है तो किसी उनके मुल्क का कोई आर्टिस्ट आया हुआ है तो उन्होंने मिला के उनसे मुलाकात करा के और कोई ना कोई छोटी मोटी कोलैबोरेशन। अब एक आदमी है कि जो बहुत उस वक्त के हिसाब से जो ना बड़ा नोन है अपने मुल्क में जी, वो अगर आधा घंटा या पौना घंटा मेरे साथ थोड़ा सा, हमने एक आध दिन के अंदर ही कुछ कोलैबोरेट किया और फिर एक जगह परफॉर्म कर दिया, कोई नेशनल लाइब्रेरी या XYZ बहुत सारी जगह थी इस्लामाबाद में, और डिप्लोमेट्स, ढेर सारे डिप्लोमेट्स। तो इफ़ आई वर टू से कि व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट समवन हैज सेड टू यू पॉजिटिवली, वंडरफुली, जो आपको दिल को लगी, बहुत सारे हैं। तो अगर आप एक रिकॉल करके बताएं एक ही छोटी सी बात। मुझे उस्ताद अल्लाह रखा खान, अच्छा उस्ताद अल्लाह रखा खान, ये जाकिर साहब के, उस्ताद जाकिर हुसैन के वालिद जी,
एक दफ़ा उनके साथ उस एक ग्रुप में मैं था जी। तो उनके साथ जो मैंने कोई आधा पौना घंटा सितार बजाना था पहले, और उसके बाद उस्ताद सुल्तान खान और उस्ताद जाकिर और उनके वालिद उस्ताद अली रक्का खान, उन्होंने बजाना था। पहली दफ़ा जब उनके साथ स्टेज शेयर किया मैंने, जी। तो बैक से जो बैठ रहे थे जी। और जैसे मैं अपना सेशन ख़त्म करके आया को 50 मिनट का, तो वापस आया तो मुझे वो कहते लड़के, ओ यार तुमको लड़के, अच्छा ये उनका तरीका था, इस तरह से बात करते थे, तू कभी इंडिया नहीं आया? इंडिया आने को दिल नहीं करता तेरा? मैंने कहा जी हाँ, क्यों नहीं करता। तो तुम ऐसा करो, इंडिया का एक चक्कर लगाओ यार, तुम्हारा सितार वहाँ सुनाने वाला है। राइट। तो मैंने कहा वहाँ को मुझे बुलाएगा तभी, वहाँ तो मुझे कोई जानता ही नहीं। कहते क्यों नहीं, तुम नहीं, इस तरह के तुम्हें मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें वहाँ इंट्रोड्यूस कराना। राइट। ये मेरी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात बहुत सारे हैं। राइट। मुझे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने कहा था मेरे बारे में जी। एक महफिल में बैठ के, उन्होंने मुझे कह के कहा किसी को कि मुझे इस बच्चे को सुनना है तो मुझे कोई एहतमाम करे, मैं इसको सुनना चाहता हूँ। तो 20-25-50 लोग बैठ गए और मैंने उधर सितार सुनाया। तो उन साहब को उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है ना, ये मैं जुमले दोहरा रहा हूँ, अल्लाह करे वो मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाए अगर हो तो, जी। कि आपके आजकल के जो जितने नामी ग्रामी, ये मैं उनके दो जुमले दोहरा रहा हूँ, मेरे अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, और लोग हैं, ये बच्चा उनमें से किसी से कम नहीं है, ऐसा करके कुछ कहा था उन्होंने कि ये बच्चा किसी से कम नहीं है, तो इसका ज़रा ध्यान रखें। इस तरह का कुछ उन्होंने जुमला कहा। उस्ताद सलामत अली खान साहब ने मुझे कह के, मैं अपने मुल्क के लोगों की बात कर रहा हूँ, खुद कह के ज़िद करके मुझसे वो काम कराया, यानी वो क्लासिकल पीटीवी पे एक प्रोग्राम हमने किया था। जी। ये सारे मेरे लिए ऑनर्स हैं मेरे, बिल्कुल। मतलब ये बड़े बड़े चीज़ें हैं जो किसी और के पास शायद इस मुल्क में नहीं है। उन्होंने मुझे अपने साथ संगत करने को कहा क्लासिकल म्यूज़िक में, सितार क्लासिकल वोकलिस्ट के साथ या गायक के साथ, उस लेवल का, ख़ास तौर पे उस्ताद सलामत अली खान के लेवल का। सितार संगत पॉसिबिलिटी नहीं है उसके पास, सितार एज एन इंस्ट्रूमेंट उस वहाँ पे इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप फॉलो कर सकें किसी एक बड़े गायक को। मैं उनको बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये तो आपको करना पड़ेगा, और मैं कह रहा हूँ और मुझे पता है आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वो मेरे लिए एक बड़ी इनकरेजमेंट थी। तो फैल न्याज़ साहब, मैंने कहा बहुत एक रेयर लेवल, एक बहुत ही एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल लेवल के सिंगर थे। राइट। वो कभी मिस ही नहीं करते थे मुझे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे उस्ताद तारिक खान, जो पाकिस्तान के बड़े तबला नवाज हैं, बहुत बड़ा नाम भी है और बहुत काबिल आदमी, बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने कई दफ़ा स्टेज पे कहा है कि जी अगर मुझे खुल के बजाने का मौका मिलता है, या मुझे अगर अच्छी तरह से सुनना है, तो नफीस अहमद खान को मेरे साथ बिठाएंगे, तो तब हम दोनों आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं क्या हूँ। बाकी जगहों पे कंप्रोमाइज्ड, हर आदमी कुछ एडजस्टमेंट करता है कि इस पे ऐसा बोझ ना डले कि काम ख़राब हो जाए। तो इफ़ आई वर टू आस्क, आई थिंक वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इतने चैलेंजेस भी हैं लेकिन इतने ट्रायम्फ्स भी हैं एज फार एज योर जर्नी इज़ कंसर्न्ड, कि इफ लिटिल नफीस अहमद वाज देयर टुडे, उसको आप क्या एडवाइस देते? क्योंकि अब तो बहुत एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, राइट? दिस इज़ लाइक अ लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि अब शायद कुछ चीज़ें करने का नज़रिया अलग होता। मैं कभी भी ये तो नहीं कहता कि जी पीआर करो, मैं उस रास्ते का आदमी नहीं हूँ। राइट। बिल्कुल भी नहीं, मेरी चॉइस में अभी तक नहीं। हो सकता आगे जाकर कोई ऐसा थप्पड़ पड़े कि मैं सोचूं कि चलो यार थोड़ा झूठ भी बोल लेते हैं। राइट। तो मुझसे होता नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे क्या बुराई है अगर आप किसी की तारीफ़ करें और उसके बाद आप कोई एक टूर कर रहे हो 10 मुल्कों का, जी, जो लोग करते हैं। राइट। मुझे लगता है इसके बाद क्या होगा,
फालतू की बात। तो वो मैं उसको तो कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा कि इस रास्ते पे चले, क्योंकि उसके बगैर थोड़ा सा अगर पेट कम भरता है तो ये तो होता है ऊँच नीच, ये वाली आती है। तो ये दूसरी एडवाइस ये है कि इससे घबराना नहीं, इससे घबराना नहीं है। राइट। और तीसरी एडवाइस ये है कि कुछ भी हो जाए जी, काम ईमानदारी से करना चाहिए, बस। बिल्कुल। जी कुछ भी हो जाए से मुराद लोग आपसे ना खुश हैं कि यार ये तो हमें सलाम नहीं करता। जी अगर हमारा काम, अगर आप इसलिए सुन रहे हैं या सुनना चाहते हैं, या मेरे दोस्त हैं कि मैं आपको आपके कद से बड़ा समझूंगा, जी, तो मुझे नज़र आता है आपका कद कितना है, उससे बड़ा नहीं मान सकता। राइट। ना मैं ये मानने पे कभी भी राज़ी हुआ हूँ कि मैं ज़मीन से शायद ज़मीन के 2 फुट नीचे हूँ, इतना यूँ समझ ले कि नाकारा और बेकार आदमी। राइट। लेकिन उससे नीचे नहीं मैं अपने आप को देखना चाहता कि कोई मुझे ये समझे कि मैं तो इससे भी नीचे हूँ। नहीं भाई, जहाँ पे मैं हूँ मैं उससे नीचे नहीं, मुझे कोई, मैं इजाज़त नहीं देता कोई मुझे समझे। राइट। थैंक यू सो मच नफीस अहमद। आई थिंक दिस वाज एक इस तरह का जर्नी था विच आई थिंक यू शोड अ ग्लिम्स। जबरदस्त। Thank you so मैंने कुछ much. बोर नहीं किया आप लोगों को। नहीं, not at all, not at all, not at all. ये Thank थोड़ी you. मुझे लगता है रूटीन से हटी हुई गुफ्तगू करता हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसा ही। Thank you so much, guys. This was an episode that was unlike a lot others, but definitely there's going to be more of such content, and I hope you enjoyed this episode as much as I listening to it. Thank you so much.